हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन कुमार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी की सोशल स्टडी की सिविक्स के चैप्टर 1 की। दैट्स नेम इज पावर शेयरिंग। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। देखिए, चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। काफी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा टफ लगता है जब हम एनसीईआरटी बुक से जब पढ़ते हैं, तो हमें वो चैप्टर क्या है, टफ लगते हैं। एनसीईआर एसएसटी के कोई भी चैप्टर सही, कि उसमें एनसीईआरटी में क्या है, काफी कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। तो उसको जब पढ़ते चले जाते हैं तो एक बोरियत सी होने लगती है। तो इसलिए एसएसटी के नाम से सभी बच्चे अधिकतर घबराते हैं। बट हम यहाँ पर पूरी बुक को ना कर करके कुछ जो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज चैप्टर को क्या करना है, हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बनाने में हम जो चैप्टर की मेन चीजें हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, लेकिन जब पूरी चैप्टर की जब थीम समझ में आ जाए आपके लिए, आज की वीडियो में और अगली वीडियो जो भेजेंगे, 2 वीडियो में मिलाकर चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। तो इन दोनों वीडियो देखने के बाद में जब आप पूरा चैप्टर की थीम समझ में आ जाएगी, उसके बाद में आप चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे। एक बार आपको देखना है, सिर्फ देखना है, निगाह मारनी है, ठीक है ना, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ठीक है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग। तो यहां मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इसकी, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पावर शेयरिंग जैसा नाम है, आप समझ गए होंगे तुरंत ही कि पावर को शेयर करना, पावर शेयर करना। ठीक है ना, अपनी जो कोई पावर है उसको शेयर करना। जब हम देखते हैं वो कैसे शेयर की जाती है, ठीक है ना, किस तरीके से शेयर की जाती है, उसके बारे में हमें ऐसा पढ़ना है। आप सोचिए कि क्या होगा अगर पूरी पावर सिर्फ एक ही पर्सन को दे दी जाए, सारी पावर एक ही पर्सन को दे दी है, सारे डिसीजन उसी को लेने हैं, सब कुछ उसी को ही करना है, ठीक है ना, बाकी किसी के साथ कोई भी चीज शेयर ना करे, तो क्या होगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल के एग्जांपल से ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, एक स्कूल, क्या एक पर्सन से एक स्कूल चल सकता है? जैसे स्कूल में एक पूरी एक चेन होती है, जैसे कि मैनेजर होते हैं, एमडी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, फिर टीचर होते हैं। ठीक है, और टीचर के बाद में फिर क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं। तो एक मैनेजर से लेकर के और एक स्टूडेंट तक, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर के एक क्या, एक लिंक बना हुआ है, यानी उन्होंने वो अपने अधिकार देते हैं। जैसे एक मैनेजर जो सबसे बड़ी पोस्ट है, मतलब वो बड़ी पोस्ट नहीं, एक ऑनर जैसे हम बोलते हैं, स्कूल का जो ऑनर है, जिन्होंने स्कूल की स्थापना की, ठीक है, उन्होंने स्कूल बना दिया। अब वो इस स्कूल में वो क्या कर सकते हैं, क्या सारी चीजें वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, अपनी जो पावर थी, अपनी जो पावर है, उनमें से कुछ पावर्स, मतलब क्या किसको दे दी, एमडी को दे दी। एमडी ने क्या किया, अपनी पावर को क्या कर दिया, प्रिंसिपल पे आगे बढ़ा दिया, प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से फिर टीचर पे गई। और टीचर ने भी वो उसमें से कुछ पावर्स क्या कर दी, क्लास में अपॉइंट करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, वो मॉनिटर को दे दी। तो कुछ बातें इस तरीके से क्या होता है, एक लिंक चलता है, इसे सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां हम इस चैप्टर में भी बात करेंगे पावर शेयरिंग की, और 2 कंट्री की केस स्टडी को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो देखिए क्या है पावर शेयरिंग, क्या है पावर शेयरिंग? इज ए टेक्निक टू शेयर द पावर्स, ठीक है, पावर शेयरिंग इज ए टेक्निक टू शेयर द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। यानी पावर शेयरिंग जो है क्या है, एक टेक्निक है। टेक्निक मतलब एक तकनीकी, मतलब कोई एक सिस्टम मान सकते हैं, ये एक सिस्टम है। क्या है, पावर को शेयर करना ऑफ डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग लेवल पर। जैसे मैंने भी आपको स्कूल का एग्जांपल बताया था कि मैनेजर की पोस्ट एक अलग है, प्रिंसिपल की पोस्ट अलग है, और टीचर की पोस्ट अलग है। लेवल हो गया कुछ इस तरीके से आ रहा है लेवल, अप टू डाउन। देखिए अप टू डाउन आ रहा है। अपर में जो था उसकी पावर कुछ थी, उसने क्या कर दिया, नीचे वाले को अपने को पावर दे दी, फिर नीचे, इस तरीके से चल रहा है, अप टू डाउन चल रहा है। तो अलग अलग लेवल पर क्या हो रही है, पावर को शेयर कर रहे हैं, ये एक टेक्निक है। इट इज एन आइडिया इंडिकेटेड इन डेमोक्रेसी, ठीक है ना, ये एक ऐसा आइडिया जो डेमोक्रेसी को इंडिकेट करता है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेसी इज व्हाट, आंसर बड़ा है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो लोगों की द्वारा जो चुने हुए होते हैं, लोग उनके द्वारा, ठीक है ना, वो डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब कुल मिलाकर क्या है, एक ऐसी फॉर्म है जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्र है, अपने अधिकार लेने, ठीक है ना। और वो कब हो सकता है, जब एक चेन बनी हो, एक सिस्टम बनाओ। तो इंडिकेट इन डेमोक्रेसी सो दैट द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड
एट वन हैंड ओनली, ठीक है ना। मतलब इससे क्या है, इसलिए क्या हो कि पावर जो है वो पूरी टोटल क्या है, एक ही हाथ में नहीं होगी। देखो एक पर्सन के हाथ में अगर पावर होगी तो दिक्कतें हो जाती हैं। क्यों, क्या दिक्कतें हो जाती हैं कि वहां फिर मेजोरिटी वगैरह बन जाएगी, या मान लो एक ही पर्सन की चल रही है, दूसरे की कुछ सुनी ही नहीं जा रही, तो क्या होगा, वहां विरोध उत्पन्न हो जाएगा। विरोध होगा तो क्या हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें हम पढ़ेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो power is not concentrated and one hand only, and the different forms can keep a check on each other. India is an, देखो मतलब क्या है, तो पावर जो है, पावर शेयरिंग जो पावर है वो एक हाथ में ना दे करके उसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग बोलते हैं। ये क्या है, एक सिस्टम मान लो, टेक्निक मान लो, कुछ भी मान लो, एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है ना। इंडिया जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फेडरेशन मतलब होता है संघवाद, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ये क्या एक एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर, नहीं सबको एक साथ होल्ड करने का, ठीक है ना। वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, मतलब जहां पर क्या है, पावर को शेयर किया जा रहा है किस किस में, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और अलग अलग के जो अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में, ठीक है ना। इंडिया क्या है, एक इसका बेस्ट एग्जांपल। अब इंडिया क्या है, देखो यहां पर मैं एक वर्ड ले जा रहा हूं, नाम आपको जो नोट्स में दिया था, देखिए लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, ठीक है ना, एंड लोकल। तो जो लेजिस्लेशन जो होती है वो हाई मतलब गवर्नमेंट आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, यानी एक के पूरी कंट्री में एक गवर्नमेंट, यानी पूरी कंट्री में किसकी गवर्नमेंट है। जैसे हमारे एग्जांपल ये देखा जाए, इस वक्त पूरी कंट्री में जो सेंट्रल में है, जिसके हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, वो कौन सी पार्टी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, ठीक है ना, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उसमें वो पूरी क्या है, वो सेंट्रल में। बट क्या बीजेपी की गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, नहीं। बट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पावर है। किसी में क्या है, मान लो किसी में सब आगे, किसी में बसपाई, किसी में कांग्रेस की है, तो कहीं बीजेपी की ही है। तो क्या करा है उन्होंने, क्या करा है, सेंट्रल में बैठ करके वो इतनी बड़ी कंट्री को तो चला नहीं सकते भाई। मोदी जी को अगर अकेले अपने हाथ में सारी पावर ले लें तो क्या होगा, क्या वो मतलब पूरी स्टेट्स के लोगों की सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। तो उन्होंने क्या कर रखा है, पावर्स को बांट दिया है, अपनी एक टीम बना दी है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिए, ठीक है ना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्होंने भी अपनी पावर को क्या कर दिया है, बांट दिया है। यानी लोकल गवर्नमेंट आई थी। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि जो हमने अभी आपको बताया है, क्या जो होते हैं हमारे नगर पालिका वगैरह के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे होते हैं चेयरमैन होते हैं, इसमें सभासद वगैरह मेंबर्स होते हैं, न्याय पंचायत होती है, ग्राम पंचायत इलेक्शन होते हैं, प्रधान वगैरह जो होते हैं, ये सारी क्या है, लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, न्याय पंचायत, न्याय विभाग आ जाता है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है ना। और एक मैंने बताया एग्जीक्यूटिव, एक होता है, तो उसमें क्या आते हैं हमारे बीच के जो लोग होते हैं, जैसे जो अधिकारी होते हैं, मतलब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी कि क्या उन्होंने क्या सिस्टम क्या कर दिया, ऑफिसर्स को बांट दिया, यानी अधिकारियों को बांट दिया। देखिए वहां तो एक पर्सन गया, मतलब पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट उन्होंने अपनी क्या कर रखा है, बांट रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखी है। शिक्षा विभाग अलग है, ठीक है ना, मनोरंजन विभाग अलग है, और कानून व्यवस्था का विभाग अलग है, ठीक है ना। ये सारे विभाग क्या है, अलग अलग है, आयकर विभाग, कर विभाग, ये सारे विभाग अलग अलग बना रखे हैं, और इनमें सभी में क्या अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाता है, हमारा एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आता है, लोकल, ठीक है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि अप टू डाउन, यानी कि ये क्या है, कुल मिला के एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें क्या है, पावर को हमें शेयर करना है डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। तो ये तो थी सिर्फ और सिर्फ पावर शेयरिंग की एक डेफिनेट। पावर शेयरिंग है क्या, वो मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। अब सोचो एक ही आदमी बहुत विशाल शक्ति आए, बहुत ज्यादा पावर आया, कह दिया जाए सारी पावर उसी को दे दिया कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन भी आपको लेने हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी डिसीजन आपको लेने हैं, ठीक है, और मनोरंजन से रिलेटेड जो भी टैक्सेस होते हैं उनमें भी आपको ही डिसीजन लेने। तो क्या पॉसिबल है इतने बड़े देश में, नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, डिपार्टमेंट बना दिए हैं अलग अलग। डिपार्टमेंट बनाने का मतलब डिपार्टमेंट बना के छोड़ नहीं दिया, उनको कुछ अधिकार भी दे दिए हैं, ठीक है ना। और ये हम इंडिया में क्या है, ये हम आसानी से देख सकते हैं, कोई भी वो काम होता है तो हम डायरेक्ट क्या मिलते हैं, उस विभाग के अधिकारी से मिलते हैं। किसी विभाग से हमें काम होता है, मान लो तहसील से अगर कोई काम है तो हम किससे मिलेंगे,
भाई जो भी हमारा लेवल का हो, मान लो लेखपाल से मिलेंगे, तहसीलदार से मिलेंगे, या फिर और ज्यादा हाई लेवल का तो एसडीएम से मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके शिक्षा विभाग में जब कोई भी काम होता है बड़े लेवल का होता है डायरेक्ट, तो किससे मिलते हैं हम? सीधे बीएसए से मिलते हैं, ठीक है ना। और जब सब ज्यादा ही और मैटर आएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है हमारा डीएम, उससे मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक की पावर है, ठीक है ना, पावर के अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि कोई छोटा सा काम है डायरेक्ट मिल लिया डीएम से जाकर के, नहीं। जब कोई काम एक, जैसे कि अब हमारे स्कूल में ही है, आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर वो एक टीचर से ही सॉल्व हो सकती है, तो भाई प्रिंसिपल तक जाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। अब अगर आप सीधे कोई एक प्रॉब्लम लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में डायरेक्ट पहुंच जाए मान लीजिए, ठीक है, और वहां जाकर के आपने ये बोल दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहां पता है डायरेक्ट क्या आएगा, यार ये चीज तो आपके टीचर ही सॉल्व कर सकते थे। इट मींस उन्होंने कितने कॉन्फिडेंटली बोला कि ये प्रॉब्लम आपके टीचर ही सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इतनी पावर टीचर को दे रखी है कि वो आपकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो दिस सिस्टम इज पावर शेयरिंग। तो आई होप आप लोगों को पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे इसमें हम पावर शेयरिंग की, जो दैट इज क्या, बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है। जो लैंग्वेज के बेस्ड पर यहां पर पावर शेयर की गई है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं पहले किसकी, बेल्जियम की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है ना। यहां पर जो ये कंट्री जो है आपकी बेल्जियम, बहुत ही एक छोटी सी कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है ना, काफी मतभेद था। और वो लैंग्वेज कौन कौन सी थी? दो तरीके की लैंग्वेज, एक फ्रेंच एंड डच। ये दो लैंग्वेज थी जो वहां पर बोली जाती थी, एक फ्रेंच लैंग्वेज थी और डच लैंग्वेज थी। ओवरऑल पूरी कंट्री की बात अगर करें, पूरी बेल्जियम की बात करें अगर, तो वहां पर 40% फ्रेंच बोली जाती थी और 59% क्या बोली जाती थी, डच। 59 पॉइंट समथिंग है, लगभग 60% मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट 60% बोल सकते हैं कि 60% पूरी कंट्री में डच बोली जाती थी और 40% फ्रेंच बोली जाती थी। तो देखिए यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी किसकी आ रही है, डच की, क्योंकि 60% है लगभग, ठीक है ना। देखो यहाँ 59 लगा है बट वो 59 पॉइंट समथिंग है, तो हम अप्रोक्सीमेट 60% बोल सकते हैं। तो डच 60% है और फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, 40% है। तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा कौन से लोग बोले जा रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर ज्यादा बोली जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, पूरी कंट्री की बात कर रहा था मैं, लेकिन एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है ब्रुसेल्स, जो कि वहां की कैपिटल है, जो कि वहां की क्या है, कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ब्रुसेल्स में क्या प्रॉब्लम है, ब्रुसेल्स में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो है वो 80% तो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% जो लोग हैं वो क्या है, डच बोलने वाले हैं। देखो बात समझ लो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। बेल्जियम में क्या है, कैपिटल जो ब्रुसेल्स की है, वो पूरी ओवरऑल कंट्री में जो है दो तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है। पूरी ओवरऑल जो कंट्री है वहां पर डच बोलने वाले 60% है या 59% और फ्रेंच बोलने वाले क्या है, 40% है, ठीक है। लेकिन ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में वहां की कैपिटल में 80% फ्रेंच बोलने वाले, 20% डच बोलने। तो देखा जाए तो पूरी कंट्री, ओवरऑल कंट्री अगर देखी जाए तो मेजोरिटी डच बोलने वालों की, बट जो कैपिटल है, मतलब वहां की जो राजधानी है, जो वहां पर मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच बोलने वाली। क्यों? फ्रेंच जो लोग थे वो क्या, थोड़े रिच पर्सन थे, है ना, रिचेस्ट लोग थे, ठीक है। तो ये बेल्जियम की अभी हमने लैंग्वेज के बेस पर हमने बता दी। अब बात करते हैं हम आगे श्रीलंका की लैंग्वेज के बारे में, फिर उसके बाद में हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी पावर शेयर करने के लिए बेल्जियम में और श्रीलंका में, वो चीज बात करेंगे। फिलहाल ये बेल्जियम के बारे में लैंग्वेज में बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग क्या है, एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है कि अपनी पावर को डिफरेंट लेवल में बांट देना, जिससे क्या हो, एक पॉलिटिकल सिस्टम एक अच्छा चलता है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से चलता है, कि वहां सिविल वार जैसी कंडीशन ना हो, ठीक है। हम इसमें दो कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, जो लैंग्वेज के बेस्ड पर जहां पर प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो बेल्जियम की बात करी हमने, बेल्जियम, पूरी बेल्जियम कंट्री में दो तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, डच और फ्रेंच। डच बोलने वाले 59 पॉइंट समथिंग यानी कि 60% के समथिंग है और फ्रेंच बोलने वाले 40% है, ठीक है ना। इससे यहां पर मेजोरिटी किसकी है, डच की। लेकिन उसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या है, 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। तो कैपिटल में किसकी मेजोरिटी है, फ्रेंच बोलने वाली, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसमें श्रीलंका की, ठीक है।
देखिए, तो ये अभी हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका में क्या है लैंग्वेज, दो लैंग्वेज वहां भी है हमारी, सिन्हाला और तमिल। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ बेल्जियम में थी फ्रेंच और डच। ठीक है, उस और यहाँ डिफरेंस भी आपको बता दिया था। उसी तरीके से सिन्हाला में भी, वो श्रीलंका में भी लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल। और यहाँ पर जो सिन्हाला लैंग्वेज जो बोली जाती है वो 74% बोली जाती है और तमिल 18%। काफी डिफरेंस हो गया। देखिए यहाँ डिफरेंस जो था 60-40 का था, यहाँ है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो है वो 74% लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ठीक है, और तमिल जो है वो 18% बोलने वाले हैं। ठीक है, और इन तमिल में भी क्या डिवाइडेशन है, 13% जो है वो तो हमारे क्या है श्रीलंकन तमिल है। ठीक है, और 5% क्या है हमारे इंडियन तमिल से। ठीक है, बात समझ आ रही। देखिए 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, 18% तमिल बोलने वाले हैं, जिनमें 13% क्या श्रीलंकन तमिल है और 5% क्या इंडियन तमिल से। ये 5% जो इंडियन तमिल से हैं वो हैं हमारे जो हमारे इंडिया से जाकर के वहां पे श्रीलंका में जाकर के बस गए हैं। ठीक है ना, तो वो इंडियन जो तमिल है वो लोग हैं वहां पर जो तमिल बोलते हैं, 5% लोग हैं। और 13% जो वहीं के रहने वाले हैं, कुछ लोग वहीं के हैं जो थोड़ा सा इस तरफ इंडिया के साइड में जो रहते हैं, तो वो वहीं के जो लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, वहां की जो लैंग्वेज तमिल बोलते हैं। ठीक है, बाकी के जो 7% जो बच रहे हैं ये क्या है, क्रिश्चियन है। ठीक है ना, और ये क्रिश्चियन जो है वो सिन्हाला और तमिल दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है ना, तो श्रीलंका में जो लैंग्वेज जो है मेन स्पेशली वो क्या है, दो है, सिन्हाला और तमिल। 74% 18%। ठीक है, और क्रिश्चियन क्या 7% है जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखा जाए तो अगर इनका तो कोई रोल ही नहीं क्रिश्चियन का, क्योंकि इन्हें क्या, इन्हें सिन्हाला और तमिल दोनों आती है, दोनों ही लैंग्वेज बोल देते हैं ये। ठीक है, अगर ये देखेंगे सिन्हाला की ज्यादा मेजोरिटी है तो ये सिन्हाला बोलने लगेंगे, ये देखेंगे जहां तमिल बोलनी हो तमिल बोलने, तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ जिस तरह की फ्रेंच और डच का आपस में था, ठीक है ना, फ्रेंच और डच का था आपस में, क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है या हुआ था, जो भी है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर मेजोरिटी जो थी पूरी कंट्री में किसकी थी, डच लैंग्वेज की थी, बट ब्रूसल्स में फ्रेंच की थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि कैपिटल में अलग हो, कुछ भी हो। यहाँ तो पूरी 74% है, पूरी कंट्री हो या क्या हो, कैपिटल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो थी मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला लैंग्वेज की थी। किसकी थी, सिन्हाला लैंग्वेज की। और माइनॉरिटी किसकी थी, तमिल लैंग्वेज की थी। अच्छा, जो सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलने वाले जो लोग थे, ये इनका जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो क्या था, बुद्धिज्म था। ये बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म का ही के हिसाब से अपनी पूजा पाठ जो थी वो करते थे। और बाकी जो तमिल जो थे वो हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिक्स थे। ठीक है ना, मतलब उनमें कुछ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और क्रिश्चियन भी थे। ठीक है ना, तो ये बात थी हमारी बेल्जियम की और श्रीलंका की लैंग्वेज को लेकर के, कि क्या लैंग्वेज को लेकर के क्या चीजें थी वहां पर। तो अभी तो मैंने आपको ये सिर्फ इनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में इनकी केस हिस्ट्री आई, सिर्फ लैंग्वेज बताइए कि यहाँ पर लैंग्वेज कितने कितने परसेंट थी, और अगर विवाद हो सकता है तो क्या विवाद हो सकता है, किन किन लैंग्वेज के बीच में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं इनके आगे की बात करेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम ने और श्रीलंका ने, देखिए दोनों ही जगह मतभेद हुआ था, दोनों ही जगह, यहाँ पर भी लैंग्वेज को लेकर के विवाद हुआ था। क्या भाई, जब यहाँ पर क्या था, पूरी कंट्री में डच की मेजोरिटी थी, लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी वहां फ्रेंच की मेजोरिटी थी। तो जो कैपिटल में बैठे वो लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फ्रेंच होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये कह रहे हैं नहीं भाई, पूरी कंट्री में हमारी है तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, डच लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस बीच इस वजह से क्या होने लगा, दोनों में मतभेद बढ़ने लगे। मतभेद का मतलब विवाद होने लगा फ्रेंच और डच वालों में आपस में, कि भाई नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज होनी चाहिए और डच लैंग्वेज। तो उस मतभेद, उस विवाद को सुलझाने के लिए इस कंट्री ने, बेल्जियम ने क्या स्टेप उठाए थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल में आपस में मतभेद हुआ था। उन्होंने बोला कि सिन्हाला लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारे काम सिन्हाला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, सब कुछ। ठीक है ना, और तमिल वाले बोल रहे थे कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से वहां भी विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना, तो वहां श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के बीच में सेम कंडीशन थी। अब दोनों ने किस किस तरीके से वहां पर पावर शेयर की, किसके इफेक्ट हुए, मतलब कौन उसमें प्रॉफिट में रहा, मतलब कौन कामयाब हुआ और कौन फेल हो गया, ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।